नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन सेट संख्या 3 का विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण में क्वेश्चंस का हल भी होगा और उनसे जुड़े हुए संबंधित फैक्ट्स भी होंगे ताकि अन्य उनसे जुड़े जो भी सवाल हैं वो भी क्लियर हो जाएं। आप यदि किसी विशेष टॉपिक पर क्वेश्चंस पर अपनी राय रखना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्वेश्चंस के अलावा जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, जली लकड़ी का उत्पाद है। लकड़ी जल गई है, उसके बाद उत्पाद क्या बनेगा? तो देखिए, इसमें से CO2 जलवाष्प और N2 इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? केवल एक, क्या CO2 बनेगा? केवल दो, क्या जलवाष्प बनेगा? केवल तीन, क्या नाइट्रोजन बनेगा? डी, एक व दो दोनों बनेंगे, यानी CO2 और जलवाष्प दोनों बनेंगे। तो इसका आंसर जो है वो है डी। देखो, लकड़ी हो, लकड़ी क्या है? पादप उत्पाद है। और पादप उत्पाद हो चाहे वो प्राणी हो, प्राणियों के शरीर कार्बन से बने हैं। कार्बन मौजूद है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये कार्बन जब जलता है तो जलने पर ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और लकड़ी के अंदर जो भी पानी की मात्रा होगी वो वाष्प के रूप में निकलेगी तो बनेगा जलवाष्प। और नाइट्रोजन नहीं बनेगा, उसमें से कोई कुछ भी नहीं निकलेगा। नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में वातावरण में मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनेंगे, जली हुई लकड़ी का उत्पाद होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें प्रोटीन की जांच की जाती है कि प्रोटीन है या नहीं है। तो इसकी जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा NaOH, इन दोनों के मिक्सचर से इसका टेस्ट किया जाता है। यानी कास्टिक सोडा को डाल करके कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर उस खाद्य पदार्थ को डालेंगे और फिर उसको घोल करके देखेंगे तो पता लगेगा। यदि बैंगनी रंग आ जाता है, यदि बैंगनी रंग आता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है, अन्यथा प्रोटीन नहीं होगी। असल में ये बैंगनी रंग उसमें प्रोटीन में जो अमीनो अम्लों के बीच में, अमीनो अम्ल के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड की पहचान करता है ये परीक्षण। और इस वाले परीक्षण को कहते हैं बाईयूरेट परीक्षण। बाईयूरेट परीक्षण। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि प्रोटीन की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है? तो बाईयूरेट परीक्षण है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने का सोडा कहते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाई क्या करती है? बाई खाना बनाने का काम करती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। सोडियम कार्बोनेट ये होता है धावन सोडा, इसे कहते हैं धावन सोडा। और कॉपर सल्फेट ये होता है नीला थोथा, इसे नीला थोथा कहते हैं। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। देखिए अब ध्यान रखना, इसमें पेट्रोलियम होता क्या है पहले तो ये जाने आप। देखिए पेट्रोलियम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो पेट्रोलियम चट्टानी तेल है, इसे खनिज तेल भी कहते हैं। बहुत वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले जब प्राकृतिक रूप से या अन्य घटनाक्रम से जीव दब गए पृथ्वी के अंदर, तो उन जीवों से जो कार्बन था, कार्बनिक पदार्थ थे उन जीवों के, वो इन पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में बदल गए। और पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में जब बदले तो इस तरह से बदले
कि सारा जम गया नीचे, चट्टानों के नीचे जम गया सारा जो भी पेट्रोलियम पदार्थ था। अब उसको निकाला जाता है, परिष्कृत किया जाता है। तो कैसे निकाला जाता है, देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम तेल होता है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं। अब पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से हैं, पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, मोम है। तो इस प्रकार से ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो कि डायरेक्ट निकल रहे हैं जमीन से। अब इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे मान लो लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर जब दिया जाता है तो सबसे पहले गैस निकलती है, क्योंकि हल्की होती है, सबसे ऊपर होती है गैस जमीन में, तो सबसे पहले गैस निकलती है, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कोयला और फिर मोम, पैराफिन मोम निकलता है। इसी तरह डामर है। तो ये सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं जो कि ज़मीन से बाहर निकाले जाते हैं और इन्हें पेट्रोलियम पदार्थ कहा जाता है। यानी पैराफिन मोम, केरोसिन तेल भी होता है, केरोसिन, ये भी पेट्रोलियम पदार्थ है। तो तीनों पेट्रोलियम उत्पाद है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो सीएनजी नहीं है। ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ध्यान रखना, ये डायरेक्टली ज़मीन से नहीं मिलेगी। जो नेचुरल गैस है उसको संपीड़ित करके, दबा करके, उच्च दाब पर इसको सिलेंडर्स में भरा जाता है, सीएनजी को। सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, और इसको कंप्रेस्ड करके सिलेंडर, गोल सिलेंडर या बेलनाकार सिलेंडरों में भर दिया जाता है। ये सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं माना जाता है, तो इसका ध्यान रखना। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों की जगह इसको काम में लिया जाता है ईंधन के रूप में। गाड़ियों में भी ईंधन के रूप में काम में लेते हैं ताकि प्रदूषण कम से कम हो। नेक्स्ट देखिए, सांस लेने हेतु समुद्री गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण काम में लेते हैं। सांस लेने के लिए समुद्र में क्या लिया जाएगा, हवा तो होगी नहीं, हवा तो ली जा नहीं सकती। ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा संकुल बनाने की क्षमता रखती है हीमोग्लोबिन के साथ कि ये तुरंत हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के ऑक्सीजन की कमी के दौरान जलता है कार्बन। ऐसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यानी ऑक्सीजन की कमी में यदि कार्बन जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। यानी जैसे मानिए कोयले की जो अंगीठी है, अंगीठी को किसी कमरे में रख दिया जाए और बंद कर दिया जाए कमरे को, तो वहाँ कम ऑक्सीजन मिलने के कारण कार्बन जो है, कोयला जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और उस स्थिति में उस कमरे के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद है, सो रहा है, तो उसके सांसों में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाएगी और ऑक्सीजन की जगह वो जुड़ जाएगी और उस व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो मृत्यु कर देती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जाती है। तो ये बच गया ऑप्शन ऑक्सीजन और हीलियम। बिल्कुल, ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण काम में लिया जाता है। हीलियम जो होती है, दरअसल ये जब शरीर के अंदर जाती है तो किसी भी कोशिका से जुड़ती नहीं है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से भी क्रिया नहीं करती है, संकुल नहीं बनाती है, इसलिए ये जाती है और सांस के साथ वापस भी बाहर निकाल दी जा सकती है। तो ऑक्सीजन काम में आ सकती है। हीलियम को इसके साथ मिलाया जाता है। और हीलियम आप जानते हैं कि ये उत्कृष्ट गैस है, यानी निष्क्रिय, एक तरह से क्रियाशील नहीं है, जल्दी क्रिया नहीं करती, इसीलिए इसको गुब्बारों वगैरह में भी भरा जाता है जो हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का कारण है, यानी प्रमुख कारण है। इसमें प्रश्न जो था बीमारियों का प्रमुख कारण है श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो प्रमुख कारण रहता है श्वास लेने की तकलीफ और सांस से संबंधित जो बीमारी है उनसे। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ये नहीं होता है, कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ध्यान रखना जल्दी से। वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक हैं, विलंबित सूक्ष्म कण,
वातावरण में जो मुक्त अवस्था में घूम रहे हैं सूक्ष्म कण बहुत सारे, वो सूक्ष्म कण जो होंगे वो सबसे प्रमुख कारण होंगे किसी भी श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी के लिए उत्तरदायी होंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वतंत्र रूप से इस तरह से नहीं बनती इतनी मात्रा में कि बाहर वायुमंडल में हुए। तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है विलंबित सूक्ष्म कण की। और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे भी श्वसन विकार नहीं करेगी, ये तो सीधे रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़ने का काम करती है। तो श्वसन से संबंधित विलंबित सूक्ष्म कण होंगे। नेक्स्ट देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। प्रश्न ध्यान से ही पढ़ना है हमें, पहले प्रश्न को चाहे एक बार नहीं 2 बार पढ़े, लेकिन ध्यान से पढ़े उसको, कि प्रक्रिया जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है किस स्थिति में सबसे धीरे होगी। वाष्पीकरण होना है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। देखो, एक थाली है बड़ी सी, उसमें पानी रखा है और उतना ही पानी एक गिलास में रख दिया गया है। सतह क्षेत्रफल बढ़ा है, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा, जल्दी से वाष्प बनेगा, क्योंकि आप बहुत बार देखते होंगे जो चीज़ है वो तेज़ी से ठंडी होती है, यानी वाष्प बन के जल्दी निकलती है इसमें से वाष्प। तो सतह क्षेत्र जैसे ही बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तापमान घटेगा, लेकिन तापमान घट जाएगा यदि ठंडी हो गई, कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो फिर उसको वाष्प बनने में टाइम लगेगा फिर तो इसलिए ये स्थिति बनेगी, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र घट जाए, सतह क्षेत्र घट गया, मान लो गिलास में है, तापमान बढ़ा दो। अब हालांकि तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण तो होगा, लेकिन उसमें सतह कम हो गई, क्षेत्रफल कम हो गया, तो थोड़ा सा कम हो जाएगी उसकी वाष्पीकरण की क्रिया। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाए, सतह क्षेत्रफल भी कम हो गया है और तापमान भी कम होता जा रहा है, नीचे डाउन जाता जा रहा है। अब बताओ, कोई चीज़ ठंडी भी हो गई है और उसका क्षेत्रफल भी, सतह क्षेत्रफल भी कम हो गया है, तो वाष्पीकरण हो पाएगी क्या जल्दी से? वो अब बहुत टाइम लगेगा उसको वाष्पीकरण होने में, इसलिए वाष्पीकरण आसान नहीं होगा, बहुत धीमा हो जाएगा ये प्रक्रम। और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि कर दी जाए, सतह क्षेत्र भी बढ़ा दो, इसको बड़े थाली में डाल दो पानी को, और तापमान भी बढ़ा दो, जल्दी से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस प्रकार सतह क्षेत्र यदि कम है और तापमान दोनों ही कम है तो वाष्पीकरण नहीं होगा, बहुत कम होगा वाष्पीकरण, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा सी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है हमें। सभी धातुएं तन्य होती हैं, तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। जैसे मान लो पारा है, पारा तन्य नहीं है। तन्य का मतलब होता क्या है ये समझिए पहले आप। तन्य का मतलब होता है यदि किसी पदार्थ को पीट करके और उसको तार जैसा रूप बना दिया जाए, तार बना लिए जाएं, धातुओं से तार बनते हैं, लेकिन पारे का तार नहीं बन सकता है, तो सभी धातुएं तन्य नहीं होंगी। सभी अधातुएं तन्य होती हैं? बिल्कुल ही नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं तो तन्य होती ही नहीं है, ध्यान रखना। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, बिल्कुल सामान्यतः तो होती ही हैं, जैसे कुछ अपवाद छोड़, जैसे पारा छोड़ दो, उसके बाद तन्यता है धातुओं में। सोडियम को छोड़ दो, सोडियम भी तन्य नहीं हो पाती है। इसके अलावा धातुएं लगभग सारी की सारी तन्य होती हैं, तन्यता का गुण होता है, तार बनाए जा सकते हैं। कुछ अधातुएं तन्य होती है, नहीं होती, कोई भी अधातु तन्य नहीं होती है, तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। सामान्यतः जो धातुएं हैं वो तन्य होती हैं, तार बन सकते हैं। किसको छोड़ दो? पारा और सोडियम को छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, ये होती है 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। कई बार प्रश्न इस तरह से आ जाता है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, और नीचे किस तरह से लिखते हैं देखना, ऑप्शन मिलते हैं 10 जोड़ी, 24, 12, 16 जोड़ी, इस तरह से ऑप्शन मिल सकता है आपको। तो इसमें ध्यान रखना, जोड़ी के रूप में तो 12 होंगी, लेकिन जोड़ी में यानी डबल 12 होती हैं, सिंगल यदि काउंट करेंगे तो 24 होंगी, तो टोटल संख्या 24 होती है। इस तरह से 10 जोड़ी,
12 12 नहीं होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 होती है लिख दिया जाए तो नहीं, गलत आंसर हो जाएगा ये, इसलिए 24 होंगी, ये ध्यान रखना, 12 जोड़ी या 24। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया? तो पहला जो जीन है कृत्रिम रूप से संश्लेषित करने वाले व्यक्ति थे हरगोबिंद खुराना। हमने जो क्लास वीडियो डाल रखा है उसमें भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कैसे जीन का संश्लेषण हुआ। हरगोबिंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था सबसे पहले, बिना डीएनए तंतु लिए और डीएनए या उसके खंड का संश्लेषण किया जिसे जीन कहते हैं। तो हरगोबिंद खुराना को ये उपलब्धि हासिल है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1968 में। मेंडल आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं या आनुवांशिकी के जनक हैं मेंडल। वाटसन व क्रिक, इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया, द्विकुंडलित 3D मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने सबसे पहले, और 1953 में दिया था इन्होंने ये मॉडल। उसके बाद 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मॉर्गन जो है, इन्होंने ड्रोसोफिला पर काम किया था और उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे। तो उत्परिवर्तन के बारे में बताया था मॉर्गन ने, ये हम मेंडलिज्म या आनुवंशिकता के बारे में जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न, कवकों में ऊर्जा के लिए जो संचित खाद्य पदार्थ रहता है वो किस रूप में रहता है? तो वो रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। जो कवक हैं उनमें ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। बाकी अन्य जो पादप हैं, अन्य पादपों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है भोजन, ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि जो प्राणी हैं पादपों में स्टार्च के रूप में, और जो प्राणी होते हैं प्राणियों में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो प्राणियों में भी ग्लाइकोजन और कवकों में भी ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित होता है, जबकि पादपों में होता है स्टार्च के रूप में भोजन का संचय। तो ये आज के 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया हमने। आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।